हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम विद्युत आवेश और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन करते हैं। मतलब दो आवेश जो स्थिर हैं उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए हम स्थिर वैद्युतिकी का काम में लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं इसमें विद्युत क्षेत्र और विभवांतर दोनों आ सकते हैं। और यदि कोई आवेश चल रहा है और यदि कोई आवेश गतिमान भी है लेकिन उसके चलने का कारण उसका कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं है, जैसे कोई बैटरी या सेल से हम उसको नहीं चला रहे हैं, तो भी हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के निवासी थैल्स ने देखा कि एम्बर एक प्लास्टिक की छड़ है, उसको अगर ऊनी वस्त्र पर रगड़ा गया तो हल्की वो एम्बर की जो छड़ है वो क्या करती है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है। क्यों? क्योंकि आवेश का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो आवेश का स्थानांतरण मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीस के इलेक्ट्रॉन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है एम्बर, जिसका अर्थ एम्बर ही है। उदाहरण के लिए हम बात करें, यदि हम कंघी को बालों से रगड़कर बालों से रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े कंघी को आकर्षित करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कंघी को हमने बालों से रगड़ा तो बालों और कंघी के बीच में क्या हुआ, आवेश का स्थानांतरण हुआ। और जैसे आवेश का स्थानांतरण होता है तो कंघी पर जो आवेश आता है वह कागज़ के टुकड़ों को पास में ले जाने पर उसको आकर्षित कर लेता है। आगे हम देखते हैं अगले पेज पे। आगे अब देखिए कि जैसे किसी कांच की छड़ को रेशम की कपड़े के पास लेके जाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कांच की छड़ से रेशम की छड़ के पास जाते हैं तो कांच की छड़ धनावेश हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और रेशम का कपड़ा ऋणावेश हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिस कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है धनावेश है। तो ये मतलब वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो गया। इस तरह से ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल को जब हम एबोनाइट की छड़, जो कि एक कठोर प्लास्टिक की छड़ होती है, रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊनी वस्त्र से एबोनाइट की छड़ की तरफ, क्योंकि ऊनी वस्त्र पे धनावेश आ जाता है और एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन हमने देखा कि जब कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा या ऊनी वस्त्र बिल्ली की खाल को जब हमने एबोनाइट की छड़ से रगड़ा तो दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश से क्या होगी, आवेशित होगी। लेकिन जब कांच की छड़ को कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, दोनों में ही, जैसे कांच की छड़ पे धनावेश है तो इस पर भी धनावेश और इस पर भी धनावेश, तो क्या होता है, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। या जैसे बात करें एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ से रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि पहले एबोनाइट और दूसरे एबोनाइट दोनों की छड़ पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जब दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एबोनाइट की छड़ों को भी जब रेशम के कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि दोनों पे क्या है, समान प्रकृति का आवेश होता है। लेकिन जब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो कांच की छड़ पे कैसा आवेश है, धनावेश है, और एबोनाइट की छड़ पे कैसा आवेश है, ऋणावेश है। तो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इन उदाहरणों से निष्कर्ष निकलता है कि कांच की छड़ में जो गुण उत्पन्न हुआ है वह एबोनाइट की छड़ के विपरीत है। भाई इस पे धनावेश हुआ है, इस पे ऋणावेश हुआ है, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जैसे कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा एक दूसरे से क्या है, विपरीत आवेश है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और जब कांच की छड़ और कांच की छड़ दोनों को पास में लाया जाता है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इस कारण से दो प्रकार के बल होते हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आवेश का स्थानांतरण होता है। देख रहे हैं जैसे आप इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आवेश का स्थानांतरण कहलाता है। तो विद्युत आवेश का मापन, अभी विद्युत आवेश कितना यहाँ से यहाँ जा रहा है इसका मापन करने के लिए क्या हुआ कि श्रवणपथ विद्युतदर्शी नाम का एक यंत्र था, उसका काम मिलेगा। इसमें एक कांच का बॉक्स था, कांच के बॉक्स में एक चालक छड़ को हमने इस तरह से रखा है कि इसके नीचे जो स्वर्ण की पत्तियाँ हैं वो हमने लगा दी हैं। या वैसे अब यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे हम किसी कांच की छड़ को जैसे हम किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो धनावेशित होती है, और इस धनावेशित छड़ को जब हम इस रॉड के समीप लाते हैं तो ये जो पूरा का पूरा आवेश है इस स्वर्ण की पत्तियों में आता है, और जितना अधिक आवेश यहाँ से निकल के इन दोनों पत्तियों पर आएगा उतना एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। अगर हम बात करें कि जैसे ये जो है आवेशित छड़ है, अगर ये इसके पास में नहीं लाते हैं तो एक दूसरे के समीप रहती हैं, लेकिन जैसे आवेशित छड़ को इसके पास में लाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ से एक दूसरे क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो हम कह सकते हैं कि जब रेशम का कपड़ा लेकर कांच की छड़ पर रगड़ा जाता है तो आवेशित कांच की छड़ को चालक छड़ के पास ले जाता है। जब इस आवेशित छड़ को हम क्या करते हैं, चालक छड़ के पास लेके जा रहे हैं
तो स्वर्ण की पत्तियाँ जो क्या करती है एक दूसरे को प्रतिष्ठित करेगी, और जैसे जैसे इसकी आवेश की मात्रा को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से एक दूसरे इन दोनों के बीच में दूरियाँ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि इन पे कितना आवेश आ रहा है। आगे हम बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं विद्युत आवेश के प्रकार क्या हो गए। देखिए दो प्रकार के बल थे, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो हमने बात करा कि जब द्रव्यमान में आवेश की तुलना की जाती है तो जब दो द्रव्यमानों को पास में लाते हैं तो उनके मध्य केवल आकर्षण बल ही कार्य करेगा। जब दो द्रव्यमान एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है उनके मध्य कुछ आकर्षण होगा। जबकि आवेश के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के बल हुए, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपल सी बात देख सकते हैं, जब रगड़ने पर क्या हुआ, कांच की छड़ जो थी वो रेशम के कपड़े पर उसके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो ये दो प्रकार के आवेश है, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही इसलिए धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया इसलिए ऋणावेशित हो गया। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आवेश के संदर्भ में आवेश दो प्रकार के होंगे, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होगा, जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, और प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान प्रकृति के आवेश होंगे। अब एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश और एक धनावेश। अब दोनों की प्रकृति विपरीत होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि दो वस्तुएं हैं, एक पर 5 आवेश का मात्र क्या होता है, कूलाम। एक पर 5 कूलाम प्लस आवेश है और एक पर 5 कूलाम माइनस आवेश है। दोनों में क्या है, बराबर आवेश है लेकिन विपरीत प्रकृति का एक दूसरे। तो फिर क्या होगा कि इनका जो टोटल होगा +5 और -5 कितना हो जाएगा, 0। तो वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परमाणु की। किसी परमाणु पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जैसे ये परमाणु है, परमाणु के बाद हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होता है, चार्ज का मात्रक होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए दोनों में संख्या समान है लेकिन चिन्ह का फर्क है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। अब बात करें न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, आवेश रहित होता है और इसका द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। आगे देखिए चालक और विद्युतरोधी। तो कोई भी पदार्थ होता है उसमें हम सामान्यतः जानते हैं कि चालक होता है, चालक वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, और विद्युतरोधी वो होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। तो आवेश के अनुसार हम बात करें चालकों की। चालक क्या पदार्थ होता है, चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने भीतर से आवेश के प्रवाहित आसानी से होने देते हैं। आवेश का मतलब क्या हो गया, आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बाहर निकलता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, तो नाभिक के अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मुक्त अवस्था में होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, क्या होता है कि जैसे ये परमाणु के अंदर नाभिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, आकर्षण का बल लगाता है। लेकिन जैसे जैसे इसका साइज़ बड़ा होता जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है, और बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि आवेश का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है, इसे हम चालक कहते हैं। इसमें ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इनका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह गमन करने दे सकते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध शून्य होता है। जैसे धातुएं और सभी सजीव। जैसे हम बात करें, जैसे हमने क्या करा, एक चालक को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो विद्युत धारा है, या फिर आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो कैसे बहेगी, विद्युत धारा की एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जो विद्युत धारा होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव के विपरीत मतलब इधर फ्लो करेगी, इधर प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ चालक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वे पदार्थ जिनमें अपने भीतर से आवेशों को आसानी से प्रभावित होने दिया जा सकता है, अर्थात आवेश का आदान प्रदान कर सकता है, जैसे धातु और सभी सजीव। अब विद्युतरोधी क्या होता है, जिनके भीतर आवेश को प्रभावित नहीं होने दिया जाता, अर्थात आवेश का आदान प्रदान नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, कांच, लकड़ी। क्योंकि इनमें प्रतिरोध शून्य नहीं होता, इनमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। परम ताप मतलब T बराबर आप बात करें 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है कि ये
क्या नहीं करते, ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित नहीं होता। लेकिन जैसे इनका तापमान परम के शून्य ताप से ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा होने पर क्या होता है, कितना भी मान लीजिए ज़्यादा हो जाता है, तो तब भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होने देते हैं, क्योंकि इनके प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो किसी परमाणु में नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन का नाभिक आकर्षण बल कम हो जाता है और वे मुक्त जाते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि पदार्थों के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हैं, जबकि विद्युतरोधी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है धातुओं से तो कम होती है, लेकिन विद्युतरोधी पदार्थों से ज़्यादा होती है। उसका उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा की प्लेटों में और कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग होता है। और इनकी चालकता को हम बढ़ाना या घटाना हमारे हाथ में होता है। अगर हम चाहें तो चालकों और विद्युतरोधी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज़्यादा करवा सकते हैं तो वो चालकों की तरह व्यवहार करेगा, और कम करवा देंगे बिल्कुल शून्य हो जाएगी तो वह कुछ चालकों की तरह व्यवहार करेगा। तो इतना आज का ये टॉपिक हमारा हुआ। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।